हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था उसका नाम था चट्टानें। चट्टानों के इस टॉपिक में हमने देखा कि चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है। चट्टान देखा कि हमने मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहली जो चट्टान थी वह थी आग्नेय चट्टान, मतलब इग्नियस रॉक्स, जिसको हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी जो चट्टान आती है वह आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और नंबर 3 आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स को कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद अब हम विस्तृत रूप से यदि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं तो अवसादी चट्टानों से इसको हम स्टार्ट करते हैं। अवसादी चट्टान क्या होती है? देखो, अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसाद से होता है। अब अवसाद होता क्या है? अवसाद जब प्राइमरी चट्टान, मैंने बताया था कि आग्नेय आग्नेय चट्टानें हमारी प्राइमरी चट्टानें होती है। जब ये चट्टानें मौसम के विभिन्न कारकों के द्वारा टूटती फूटती है। मौसम के विभिन्न कारक कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हवा, पानी, ये हिमनदी, इन इन कारणों से, जलवायु से, सूर्य ताप से जब ये चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं, फूटती हैं और इनका अपरदन होता है, तो ये चट्टानें टूट फूट कर अपना एक लेयर के रूप में जमा होती रहती हैं। और जब बहुत समय, बड़ा लंबा समय गुजर जाता है तो यही चट्टानें जब जो परतों के रूप में जमी हुई थी वह ठोस रूप धारण कर लेती हैं और चट्टान बन जाती हैं। तो यहाँ पर इन्हीं चट्टानों का हम आज वर्णन करने जा रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों को सत्रित चट्टानें भी कहा जाता है। सत्रित चट्टानें मतलब ये एक के बाद एक दूसरी लेयर इसके ऊपर मिलती है। तो जब ये लेयर्स मिलती है तो इनको सत्रित चट्टानें अथवा स्ट्रेटिफाइड चट्टान भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म के साथ साथ इसके अंदर वह बहुत सारे घुलनशील तत्व भी पाए जाते हैं। इसके चट्टान है जो, यह एक ऐसी चट्टान है जो नदी, हिमनदी, पवन जैसे अनाच्छादन के साधनों द्वारा लाए गए अवसाद, जैव पदार्थ अथवा घुलनशील खनिजों के परतों में एकत्रित होने से बनती है। तो इस प्रकार की चट्टान है जो कि चाहे नदी हो, चाहे समुद्र की वेव्स हों, या फिर आपका हिमनदी हो, वायु हो, ये जब रेत मिट्टी धूल कण को उड़ा कर लाती हैं और वो धीरे धीरे करके वो जमते रहते हैं, और जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर जम हो जाता है तो वो दब करके ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेती है, और इन्हीं चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें स्थल मंडल पर लगभग 3/4 भाग तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े भाग पर यह फैली हुई है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वह बहुत ही कम है, जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर की गहराई तक ही ये चट्टान पाई जाती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यह एरिया पर तो बहुत बड़े पर फैली हुई है, लेकिन सिर्फ जो स्थल मंडल है उसका सिर्फ 5% भाग ही इसका इस सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। अब हम देखते हैं अवसादी चट्टानें हैं जो, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए। इसके वर्गीकरण करने के लिए मुख्य रूप से इसका क्राइटेरिया देखें तो 2 प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तो निर्जीव, दूसरी होती है सजीव। मतलब एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जीवों की प्रधानता पाई जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें जीवों की प्रधानता नहीं मिलती है। तो इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किस प्रकार से होता है? इनऑर्गेनिक, अजैविक का निर्माण किस प्रकार से होता है? इसके अंदर मुख्य रूप से आपको 4 चीज़ें ध्यान में देखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ होती है वेदरिंग। जब चट्टानें, वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग अपक्षय, उसको हिंदी में बोलते हैं अपक्षय। वेदरिंग क्या होती है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर मौसम के विभिन्न कारकों द्वारा टूटना, फूटना और गलना, सड़ना।
ठीक, इसको हम पे बोलते हैं वेदरिंग। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, जब मौसम के ही विभिन्न कारकों के द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना, तो आपका अपक्षय हो गया। लेकिन इरोजन एक एक्टिव एजेंट जब किसी चीज़ को काटता है, तोड़ता है, फूटता है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। एक्टिव एजेंट कौन से जैसे कि वायु क्योंकि चलती है, पानी क्योंकि चलता है। जब पानी चलता है तो चट्टानों से टकराता है और चट्टानों को काटता है, तो उसका क्या होता है, इरोजन होता है। हवा चलती है तो हवा से इरोजन होता है। पवन उसके साथ समुद्री वेव्स चलती है, समुद्री वेव्स भी अपना अपना क्या करती हैं कि अपक्षय करती हैं, इरोजन करती हैं, तो इरोजन करती हैं। तो वेदरिंग, इरोजन, ठीक। उसके बाद नंबर तीसरा काम होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो मटेरियल चट्टानों का टूट गया है, फूट गया, उसको एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट करने का काम, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। और लास्ट में जब ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, एक जगह पर जमा कर दिया जाता है। तो जब ये चार चीज़ें पूरी हो जाती हैं, मतलब वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशंस, तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स का के निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। इसको अब समझने के लिए हमें यहाँ पर इसके आगे सब टाइप्स भी देखने होंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक रॉक्स है उसका निर्माण है जो एक तो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा बनने जाने वाली जो चट्टानें हैं उनका हम देखते हैं वो किस प्रकार से बनती हैं। तो इसमें नंबर 1 आती है बालू प्रधान चट्टानें। तो बालू प्रधान चट्टानों में बालू रेत एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, क्योंकि बालू रेत जब लेयर बाय लेयर जमता रहता है तो वो है एक ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर या फिर सैंडस्टोन भी कहते हैं। सैंडस्टोन कहते हैं। कई बार देखने में आता है कि समुद्र के किनारे पर भी कई बालू पत्थर के बालू के साथ साथ बहुत बड़े बड़े गोल से पत्थर भी उसके साथ साथ इकट्ठा मिलते हैं, जिसको हम कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं। यदि ये पत्थर गोल ना होकर यदि नुकीले हों तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेसिया कहते हैं। उसको हम ब्रेसिया कह देते हैं यदि वो पत्थर गोल ना होकर के नुकीले हों तो। और इसके बाद यदि बालू से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं वो सरेंद्र मतलब कि पोरस, उसके अंदर पानी परकुलेट हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि पानी उसके ऊपर ठहरता नहीं है, परकुलेट होकर के नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी वाली चट्टानें वो बालू प्रधान चट्टानें होती हैं जो कि फिजिकल प्रोसेस से बनती हैं। नंबर 2, चीका प्रधान अवसादी चट्टानें। चीका प्रधान अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें मुख्यतः दलदल और चिकनी मिट्टी के महीन कणों से के कंप्रेशन से बनती हैं। कंप्रेशन क्या होता है, जब दबाव पड़ता है दोनों तरफ से तो उसके बीच में स्क्वीज़ होकर के दबाव के कारण जो चट्टान बनती है उसको हम क्या कहते हैं, चीका से बनी हुई चट्टानें कहते हैं। और इस वर्ग की प्रमुख जो शैल चट्टानें हैं वह है शैल क्ले, इसकी जो मुख्य चट्टानें मानी जाती हैं। और ये जो है नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस मतलब कि इसके अंदर पानी परकुलेट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट रासायनिक क्रिया द्वारा बने जाने वाली चट्टानें। रासायनिक क्रिया द्वारा बनी जाने वाली चट्टानें, इसमें वो चट्टानें शामिल होती हैं जो कि घुल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक भी एक प्रकार की एक चट्टान ही है। काला नमक आपने देखा वो चट्टान के रूप में ही आता है। ठीक है, पहाड़ों से निकलता है। तो जब जिप्सम, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो शोरा, साल्ट, सेंधा नमक, ये सारी चीज़ें हैं जो वो घुल जाती हैं और पानी के साथ घुल करके जब आप उसकी तलहटी पर जब वो पानी सूखता है, इवेपोरेशन होकर प्रोसेस से जब वो पानी उड़ जाता है तो नीचे आपको एक बहुत बड़ा ताल देखने को मिलता है जिसके अंदर लेयर्स मिलती है, नमक की लेयर्स मिलती हैं। तो इन्हीं लेयर्स को ये रासायनिक प्रोसेस से बनने वाली चट्टानें हैं और इनको भी हम
अवसादी चट्टानें ही कहते हैं, जो कि आपकी केमिकल प्रोसेस से बनी थी। इनऑर्गेनिक के बाद अब हम करते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जीव अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो चट्टान आती है जैविक सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पहली आती है चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, जिसको हम कैलकेरियस रॉक्स भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों के अंदर इसमें चूने से निर्मित चूना, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि शंख आपने देखा होगा, सीपी आपने देखी होगी देसी, अपने हरियाणा में सीपियाँ तो होती हैं जो कवचधारी जो जीव होते हैं उनके ऊपर एक खोल सा होता है। जब ये जीव मरते हैं तो ये इकट्ठा होता रहता है, और जब ये इकट्ठा होने के कारण एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं तो इनके बीच का जीव तो मर जाता है, लेकिन ये जो खोल होता है ये इकट्ठा होकर के एक बहुत ही अच्छी चूना युक्त चट्टानों का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर यही चट्टान है, इन्हीं चट्टानों और इनके अस्थि पिंजरों से बनी हुई चट्टानों को हम क्या कहते हैं, चूना प्रधान चट्टानें कहते हैं। इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जब ये जीव इकट्ठा होते हैं समुद्र के अंदर, और जब ये वहाँ पर मरते हैं और एक कॉलोनीज़ में रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं और नीचे वाले जीव सब मर जाते हैं, और इसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। जो जीवित जीव हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके ऊपर दूसरे जीव पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो और बाद में ये एक मूंगे की चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम प्रवाल भित्ति या फिर कोरल रीफ भी कहते हैं। यहाँ पर कोरल आइलैंड्स भी बनते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है उसमें आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। भारत में भी बहुत सारी जगह पर, जैसे कि मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, या फिर लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है जो चूने का पत्थर और सेल खड़ी और चाक, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके बाद नंबर 2 आती है कार्बन प्रधान चट्टानें, मतलब कार्बोनेशियस रॉक्स। नंबर 2 मैंने इसमें बताया कि कार्बन युक्त चट्टानों का निर्माण हमारा उसका निर्माण जो पेड़ पौधों से मुख्य रूप से होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर कार्बन होता है। ये उस स्थान पर होता है कि जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है, वनस्पति ज़्यादा उग जाती है, और जब ये वनस्पति धीरे धीरे करके उस दलदल के अंदर दब जाती है, और कालांतर में वह उसके पेड़ पत्ते के पत्ते वत्ते ये तो सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कार्बन यूं का यूं रह जाता है, और इससे कोयले का निर्माण होता है, जैसे कि पीट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला। तो ये इस प्रकार के जब कोयले का निर्माण होता है तो ये भी कोयला भी अपने आप में एक चट्टान होती है, और जिसको हम कार्बन प्रधान अवसादी चट्टान कहते हैं। इसके अतिरिक्त सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण जो वह 3 चीज़ें और भी करती हैं, जैसे कि जल के द्वारा, हिम नदी के द्वारा और वायु के द्वारा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसका निर्माण और करती हैं। अब जल द्वारा निर्मित चट्टानें हैं, जो उनमें नंबर 1 आती है नदी द्वारा निर्मित चट्टानें, जिसको हम रिवराइन रॉक्स भी कहते हैं, मतलब कि रिवराइन मतलब नदी द्वारा निर्मित रॉक्स। इसमें क्या होता है कि नदी वही काम करती है कि अपना इरोजन करती है, इरोजन करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करती है, फिर उसको अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ले जा कर के उसको डिपॉजिट कर देती है, उसका जमाव कर देती है। जब ये जमाव होता है तो उस जमाव के बाद क्या होता है कि वहाँ पर इन चट्टानों का निर्माण होता है। जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर देखने को मिलता है कि जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तराई, बाढ़ के मैदान और डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। नंबर 2 होता है झील। एक नदी होगी, अब झील के अंदर भी बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। जैसे कि झील के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर ये नमक के ताल बन जाते हैं।
जब वहाँ पानी का वाष्पीकरण होकर वो पानी सारा झील का जब उड़ जाता है तो नीचे आपको नमक के ताल देखने को मिलते हैं। नंबर 3 है उसमें समुद्र द्वारा निर्मित मरीन या एक्वा रॉक्स। समुद्र के अंदर आपको आपको पता ही है कि किस किस प्रकार की रॉक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि कोरल रीफ समुद्र के अंदर देखने को मिलती है। उसके अंदर अंदर आपको अलग अलग तरह की कलें भी देखने को मिलती है। उसके अंदर आपको कोरल आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं जो वो समुद्र के अंदर आपको मिलती है। नंबर 2, अब देखिए पहला मैंने नदी द्वारा बता दिया, अब दूसरा है नदी के अंदर पहला मैंने आपको बता दिया पानी द्वारा निर्मित। अब पानी में क्या था? नदी था, झील था और समुद्र था। अब नंबर 2 है हिम नदी द्वारा। हिम नदी द्वारा जो जो चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? हिमोड क्या कहते हैं? जो हिम नदी क्या होती है? बर्फीली नदी, ग्लेशियर, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ये ग्लेशियर क्या कहते हैं? ऊपर से पहाड़ से अपना बहा कर लेकर आते हैं अपने साथ बहुत सारा मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। और इसका निक्षेप कर दिया जाता है। निक्षेप मतलब कि इसको जब जैसे ही ग्लेशियर पिघलता है वहीं पर इसका जमाव कर दिया जाता है, और जहाँ पर वो जमाव होता है, जहाँ पर वो ग्लेशियर पिघलता है वहीं पर वो अपने मटेरियल को छोड़ देता है। तो उस स्थान पर जो चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम हिम नदी द्वारा बनी हुई चट्टानें कहते हैं। वायु द्वारा बनी हुई चट्टानें। देखिए वायु जो है क्या करती है? वायु महीन कणों को लेकर के अपने साथ उड़ती है, जैसे कि धूल कणों को लेकर अपने साथ उड़ती है और क्या करती है? उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के जमा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि चाइना में जो लोएस प्लेटू है, लोएस एक प्रकार की रेत होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर डिपॉजिट की गई, और यह मुख्य रूप से हवा की दिशा में ही उड़कर जाता है और वहाँ पर जाकर उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, और तब इनका निर्माण होता है। तो आपने देखा कि तीन तरीके से पानी द्वारा, हिम नदी द्वारा और वायु द्वारा 3 प्रकार से इसका निर्माण और हो सकता है। इसके पश्चात इसकी हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषताओं में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये परतों में पाई जाती है, मतलब कि लेयर्स में पाई जाती है। उसके बाद इसको हम कह सकते हैं इसके अंदर रवे नहीं होते, इसके अंदर पोरोसिटी होती है। इसके अंदर पानी पर्कुलेट होकर के नीचे की तरफ चला जाता है, यह नरम होती है, इसका अपक्षय और अपर्दन आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार से इसे ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं हैं। इसका कुछ आर्थिक महत्व भी है। कोयला, तेल है, ये और चूने की चट्टानें हैं, संगमरमर, ये सारे के सारे इसी से निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका आर्थिक महत्व भी है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल भी अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और मृत्तिका ये भवन निर्माण में काम आती हैं। इसके पश्चात इन्हीं चट्टानों की वजह से ही हमें भूमिगत जल की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार की चट्टानों से जो मिट्टी का निर्माण होता है वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत में अवसादी चट्टानों का वितरण है जो बहुत ही विस्तृत रूप से पाया जाता है। इसमें कुछ भाग जैसे कि आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, हिमालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बलुआ पत्थर की भरमार मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ कोयला, नमक, अवसादी चट्टानें महानदी तथा गोदावरी नदी के जो मुहाने यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये था हमारा अवसादी चट्टानें। इसके बाद हम करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसको करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर तैयार करते हैं, और उस लेक्चर के अंदर फिर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, किस प्रकार से इसके कितने प्रकार हैं, कहाँ कहाँ यह पाई जाती है। तो अवसादी चट्टानों को भी आज आपने सीख लिया कि अवसादी चट्टानें किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, ये सभी एस्पेक्ट्स को आपने जाना। इसके बाद आपको दोबारा से ये पूरा टॉपिक सुनना है, और सुनने के बाद अपने नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार
करते रहें, क्योंकि बाद में पूरे के पूरे टॉपिक को कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप धीरे धीरे करते रहें। थैंक यू वेरी मच।